देखिए पूजा, 2014 के पहले या 2000 चुनाव के वक्त जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाती थी तो सिर्फ दो नेता इस देश में ऐसे उस वक्त थे या उसके बाद, एक नीतीश कुमार और एक केजरीवाल, जिनके ऊपर ये बातें ठीक नहीं लगती थी। बाकी की देश में जितनी सियासी पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से घिरी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है तब उसे आईना दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ आप मध्य प्रदेश के चुनाव में ये जया करके बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव है दो कांग्रेसी नेताओं को के बेटों को सेट करने का चुनाव है, और दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच में ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, जिनके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए थे जब वो बीजेपी से निकल गए थे, और उन्हीं के बेटे विजेंद्र को, जैसा आपने कहा, आप प्रदेश का अध्यक्ष बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको जो लिंगायत और वोग्गा लिग्गा का दोनों का वोट नहीं मिला विधानसभा चुनाव में, और येदियुरप्पा को पीछे रखने की जो कीमत आपको विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ी, आपने उसको सही करते हुए येदियुरप्पा को ही बीजेपी का कर्नाटक का सबसे बड़ा नेता मानते हुए उनके बेटे के हाथ में कमान दे दी, क्योंकि वहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार है और कर्नाटक में एक सीट को छोड़ के सारे एनडीए के सांसद हैं, और आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में वहाँ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार होने की वजह से पिछले बार के रिकॉर्ड को दोहराना मुश्किल होगा, तब आप येदियुरप्पा और उनके बेटे पर दोबारा विश्वास जताते हैं। ठीक इसी तरह 2014 में जो बातें कही जा रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए जिन जिन नेताओं के ऊपर बीजेपी ने तब लगाए थे, उनमें से ज़्यादातर अब उनके खेमे में, एनडीए के खेमे में जाकर बैठ गए हैं, और वो जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल भी गए हैं। अब दो चार जो बचे हैं जो जा सकते हैं वो अधिकतर जा चुके हैं। और परिवारवाद का आरोप भी जिन नेताओं पर लगता है, अभी प्रधानमंत्री ने जो हालिया एक चुनावी रैली में आपने देखा ही, रामविलास पासवान का जिक्र किया, चिराग पासवान का जिक्र किया। रामविलास पासवान की पार्टी के दो टुकड़ों में बांटकर चिराग पासवान को अकेला छोड़कर बाकी सारे सांसदों को अपने मंत्रिपरिषद में ले लेना, उनके भाई पारस पासवान को ले लेना, चिराग को अकेले छोड़ देना, ये सब बीजेपी ने ही किया है। और अब एनडीए की बैठक में चिराग को भी बुला लिया। चिराग के पास दूसरा रास्ता है नहीं, उन्हें वहां जाना ही है। तो चिराग पासवान क्या है इस देश में, अजीत पवार क्या है इस देश में, ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन इस आधार पर हुआ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे को टिकट बीजेपी गठबंधन के तहत देगी, ये क्या है। और अगर आप एक तर्क तो ये है, और मुझे बीजेपी के भीतर कितने परिवारवाद या उनके नेताओं के कितने बेटे हैं ये गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है वो ये कि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आरपीएन सिंह सीपीएन सिंह के बेटे और जितेंद्र प्रसाद के बेटे जतिन प्रसाद जब कांग्रेस में रहते हैं तो ये परिवारवाद है, जब बीजेपी में चले जाते हैं तो ये परिवारवाद खत्म हो जाता है। लेकिन इसके विरोध में जो तर्क दिया जाता है वो कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे या उनके समर्थक लोग कहेंगे कि ये बेकार की बातें हैं। दरअसल पार्टी का मुखिया कौन होता है, पार्टी का अध्यक्ष कौन होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो है कि नहीं है। इसके विपक्ष में एक तर्क यही दिया जाता है। तो सवाल ये है कि इस देश में ज्यादातर पार्टियां ये निश्चित तौर पे व्यक्ति ने बनाई और विचारधारा के स्तर पे बनी, बाद में व्यक्तियों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई। जितनी भी पार्टियां हैं आप देख लीजिए, एक व्यक्ति ने अपने करिश्माई व्यक्तित्व से पार्टी बनाई, और उसके बाद उसके न रहने पर उसके परिवार के हाथ में अगर पार्टी नहीं गई तो उस पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं बचा। अभी जयललिता की AIADMK का क्या हाल है आप देखिए। और सबसे मज़ेदार बात है, अगर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो देखेंगे आगे 10-20 साल बाद, शिवसेना को तोड़ा गया। शिवसेना, असली शिवसेना शिंदे कहते हैं कि उनकी है, और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की इस वक्त हर तरह से कमज़ोर है। उनके सांसद कम है, उनके विधायक कम है, सब कुछ कम है। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसेना है या एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है, ये आपको अगले चुनाव में या उसके अगले चुनाव में पता चल जाएगा। तब आपको असलियत पता चलेगी कि दरअसल परिवारवाद और ये क्या चक्कर है।
मैं आपको बताऊं, इस वक्त अखिलेश यादव पहली बार जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने तो वो सिर्फ इसलिए बने कि मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज समाजवादी पार्टी जिस स्थिति में है, ऐसी कमजोर समाजवादी पार्टी अपने गठन के बाद कभी भी नहीं रही उत्तर प्रदेश में। आपको मैं बताऊं, वो सत्ता से कुछ समय के लिए अगर आप देखें तो दूर 95 से लेकर 2003 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता से मुलायम सिंह दूर रहे, लेकिन देश में रक्षा मंत्री बने। लेकिन जो उनका सियासी कद था और जो उनकी पकड़ थी, वो अखिलेश यादव के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत थी। और मैं बार बार कहता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर मुलायम सिंह यादव एक्टिव रहे होते तो शायद नतीजे दूसरे भी हो सकते थे। और आज सबसे कमजोर स्थिति में है। अब अगर अखिलेश यादव दोबारा इस देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो इसलिए नहीं बनेंगे कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, वो इसलिए बनेंगे कि जनता ने उन्हें चुना है। देखिए, ये लोकतंत्र है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अगर दुनिया में कहते हैं कि डंका बजता है, वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री ने जब से चुनावी राजनीति में, जब से सरकार के बनने में और जब से वो चुनावी राजनीति में आए हैं, खुद भी कभी नहीं चुनाव हारे हैं और उनके चेहरे पर लड़ा गया कोई चुनाव नहीं हारा गया। हालांकि विधानसभा चुनाव दूसरे राज्यों के छोड़ दीजिए, लेकिन गुजरात के सारे विधानसभा चुनाव उनके नाम पे लड़े गए और आप देखिए कि कैसी जीत मिली। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद कैसा देश ने उनको समर्थन दिया, और आज भी 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों में वो सबसे 100 कदम आगे। तो वो किस लिए है? वो सिर्फ इसलिए है कि उनके नाम पर वोट मिलता है और उनको चुनावी जीत मिलती है, और चुनाव लोगों ने उन्हें चुना है, इसलिए उनका सारा डंका बजता है। तो ठीक इसी तरह से ये लोकतंत्र है। कोई अपने बेटे को पार्टी दे दे, उससे उसकी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, या वो अपने पिता का करिश्मा नहीं दे सकता। अगर इस देश के लोग किसी को चुनते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति चुन करके आता है, तब तब वो पैमाना सारे लोगों के लिए एक ही है। ऐसा नहीं है। बहुत सी पार्टियां परिवारवाद में खत्म भी हो गई, और बहुत सी पार्टियां जिंदा सिर्फ इसीलिए कि उसी परिवार के लोगों के पास उसकी कमान है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी की कमान शरद पवार अगर सुप्रिया सुले, अजीत पवार के अलावा किसी को दे देंगे तो वो पार्टी रहेगी? उसका हाल शिवसेना के एकनाथ शिंदे से भी बुरा होगा। तो ये हमारे देश की एक असलियत है कि व्यक्तित्व हमेशा विचारधारा पर भारी रहता है। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व कांग्रेस की विचारधारा पर भारी रहा। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व बीजेपी की विचारधारा पे कहीं भारी है। तो यहाँ व्यक्तित्व, नायकत्व को ज़्यादा पसंद किया जाता है, और उसी आधार पर ये सब पार्टियां बनी हैं। मेरे दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल फैमिली से बनी हुई पार्टी है बीजेपी, और बाकी पार्टियां जो है बायोलॉजिकल फैमिली की है। ये जनता है जिसको चुनेगी। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने गठन से, आजादी के बाद से आज तक सबसे बुरी स्थिति में है केंद्र स्तर पर। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे, क्या जनता ने उन्हें राजीव गांधी के बेटे होने के नाते चुन दिया? क्या उन्हें वो जन समर्थन दिया जो लोकसभा में कांग्रेस का इतनी बुरी गत हुई है? नहीं दिया। तो इसलिए अगर राहुल गांधी कभी आगे बन के प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर कभी उन्हें जनता ने समर्थन दिया है, तब ये माना जाएगा कि राजीव गांधी के बेटे को नहीं दिया है, राहुल गांधी को दिया है। तो ये मेरी दृष्टि में मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। बिल्कुल। और अधिकतर जो हमारी चर्चा राजीव इस दौरान चलनी है राजनीतिक मेहमानों से, उनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब आपने बहुत अच्छे से समझा भी दिए हैं और दे भी दिए हैं। तो चलिए, आपके इसी नोट के साथ मैं आगे इस चर्चा को बढ़ा रही हूँ। धनंजय जी, सही तो कह रहे हैं, लोकतंत्र में हम रहते हैं। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर एक शख्स, हर एक नागरिक अपने